Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 16th of the October 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज जो आर्टिकल पब्लिश है तो द इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट एंड न्यूज़वे एनालिसिस, ये जो हम देख रहे हैं इजराइल और हमास के लड़ाइयों के बीच आर्टिकल है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारे पास है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। द वर्ल्ड नीड्स टू स्टॉप टेकिंग वाटर फॉर ग्रांटेड। तो इस आर्टिकल को एक्चुअल में क्यों लिखा गया है, तो आज जो है वर्ल्ड फूड डे है, आज विश्व जो है फूड डे है और 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर जो इस साल की थीम रखी गई है वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड, यानी हम देख रहे हैं कि इस आर्टिकल में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि वाटर मैनेजमेंट कितना आवश्यक है, वाटर क्राइसिस किस तरह क्रिएट हो रही है और जो हमारा वाटर रिसोर्स है अगर इसे मैनेज न किया गया तो फ्यूचर में किस तरीके से समस्याएं आ सकती हैं। बिकॉज वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड एक बहुत ही अच्छा थीम रखा गया है, जल ही जीवन है, उसी से ये प्रेरित है। अगर देखें हैं कि देखते हैं हम जो भारत में या विश्व में कहीं पर भी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है या लैक है या तो उसकी उपलब्धता है या कमी है, वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है हमारे क्लाइमेट के एक्सट्रीम कंडीशन में। जो एक्सट्रीम कंडीशन हम देख रहे हैं वो पूरी तरीके से यानी रेनफॉल यानी बारिश पर ही डिपेंडेंट होता है और इसके वजह से बहुत सारे हम देख रहे हैं चैलेंजेस इस समय उभर करके आ रहे हैं, जैसे कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, कभी अनसीजनल रेन हो रहा है, जिससे कि अभी हमने देखा अक्टूबर महीने में सितंबर के लास्ट में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि अब जो है मानसून रिट्रीट हो रहा है, अब मानसून जो है वापस जा रहा है, लेकिन अचानक में फिर से बहुत तेज़ बारिश कई दिनों तक होने लगा। यानी हम देख रहे हैं कि कभी कभी बारिश अनसीजनल हो रहे हैं, कभी कभी बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया है, जिसमें एक गोल वाटर रिसोर्स के ऊपर भी है, एक नहीं कई गोल उससे डिसाइड किए गए हैं। और देखते हैं कि जो 2015 में बनाया गया, जो 2030 तक इसे 2030 तक इसे पूरा करने की बात कही गई है। इसी क्रम में देखते हैं तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन FAO और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन सभी लोगों ने मिल करके, जो सभी यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसियां हैं, उस सब मिल करके एक इनोवेटिव और कोलैबोरेटिव अप्रोच के लाने की आवश्यकता पर जोर दे रही हैं। उनका कहना है कि अगर हमें वाटर रिसोर्स की जो स्कार्सिटी है, अवेलेबिलिटी और स्कार्सिटी की संभावना है, अगर इसे हम कंजर्वेशन करें, उसको वाटर मैनेजमेंट करें, इसका इम्प्रूवमेंट करें वाटर मैनेजमेंट में, तभी जा कर के हम एक्चुअल में इसकी स्कार्सिटी से बच सकते हैं। वाटर अवेलेबिलिटी जो है ये पूरी तरीके से हर एस्पेक्ट में ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब करती है, अफेक्ट करती है। और फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं वो वाटर डिपेंडेंट ही है। जैसे कि भारत में 60% जो नेट सोन एरिया जो कि हम खेती करते हैं उसका 60% हिस्सा ऐसा है जो बारिश पर डिपेंडेंट है और पूरे फूड प्रोडक्शन का 40% हिस्सा होता है। यानी हम देख रहे हैं कि रेनफेड एग्रीकल्चर जो है पूरी तरीके से वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंडेंट है और जो रेन है और सॉइल का मॉइस्चर है वो वेरी करता है और वो उसके वेरिएशन किस पर डिपेंड करेंगे, बारिश पर, और उसके वजह से हमारा जो फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है वो वेरी करेगा। जैसे अगर अचानक बारिश बहुत तेज़ हो जाए तो हमारा सॉइल लॉस होता है, सॉइल जो है इरोजन होती हैं और हमारा बाढ़ आ जाता है तो बारिश की वजह से हमारी जो है फूड सिक्योरिटी गड़बड़ हो जाएगी, सूखा पड़ेगा तब भी हो जाएगा। तो और हमारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो सॉइल मॉइस्चर पर भी डिपेंड करेगी। इसके देखा जाए तो हमें एक बहुत अर्जेंट आवश्यकता है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो हम इसको बचने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को एडाप्ट करना होगा, कुछ इनोवेटिव आइडिया को एडाप्ट करना होगा, जिससे कि रेनफेड रीजन में और रेजिलिएंट बनाया जा सके और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से हम वहाँ पर एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल निभा सकता है हमारे फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का जो थ्रेट है। इसलिए हमें वाटर सस्टेनेबल मैनेजमेंट की प्रोग्रामिंग करनी होगी और जो इरिगेटेड जो कृषि वाली सिंचाइयाँ हैं वो भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा जाए तो ग्लोबली 72% वाटर को विड्रा करते हैं। तो जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है उसका 72% तो इरिगेशन में चला जाता है, लेकिन हम जानते हैं खेती नहीं होगी तो ये 72% का आंकड़ा भी हमारे सामने नहीं होगा, सभी लोग मर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए हमारे पास जो मेनली जो सीजनल रिवर हैं, डीप एक्वीफर हैं, उन लोगों को भी हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, उन पर जो है सस्टेनेबिलिटी बनाने की आवश्यकता है।
आगे देखा जाए तो वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शन की बात की जाए तो हम जानते हैं दशकों से जो पुअर वाटर मैनेजमेंट रहा है उसका मिसयूज होता है, और ये पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में है। और सबसे बड़ी जो समस्या हम जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद आई है पोल्यूशन। ये पोल्यूशन जो है क्लाइमेट क्राइसिस क्रिएट कर दिया है। अब पूरे वर्ल्ड में हम देख रहे हैं जो फ्रेश वाटर की सप्लाई हो रही थी वो पूरा सिस्टम डिग्रेड हो रहा है। उसके वजह से एक वल्नरेबिलिटी आ जा रही है, बहुत संकट उत्पन्न हो रहा है। स्पेशली जो छोटे किसान हैं, स्मॉल स्केल फार्मर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनके ऊपर क्लाइमेट का शॉक, क्लाइमेट का जो खतरा है सबसे ज़्यादा आ रहा है। और उनका सबसे बड़ा समस्या क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और लैंड डिग्रेडेशन की बात की जाए तो उनके पास लैंड का जो है छोटा हिस्सा ही है। तो दुनिया में हम देखते हैं, दुनिया ने पूरे दुनिया में देखा, पूरे प्लानिट पर देखा जाए तो करीब करीब 40% लैंड का डिग्रेडेशन हो चुका है। और जो छोटे फार्मर हैं पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 80% फार्मर ऐसे हैं जो स्मॉल स्केल फार्मर हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, स्मॉल स्केल फार्मर के पास एक तो लैंड कम है, ज़मीन कम है, वो भी क्या है 40% डिग्रेड हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है उनके पास फाइनेंस की कमी है, वो खेती करने के लिए उनके पास पैसे कम हैं, तो बहुत सारा काम स्वयं करते हैं, टेक्नोलॉजी अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी वो खेती के लिए सिंचाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका फसल सूख जाता है या बहुत कम उत्पादन होता है। तो एक तरीके से देखा जाए उनका जो प्रोडक्शन लेवल होना चाहिए वो काफ़ी घट जाता है। यानी हम देखा जाए तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है और वाटर की जो अवेलेबिलिटी में वेरिएबिलिटी है ये बहुत बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहा है। तो जो वाटर अवेलेबिलिटी है अभी हमारी चैलेंज बन रहा है, ये हमारे साथ साथ ये जो हमारी एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशन है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीजन ही शिफ्ट हो जा रहा है, हमारे रेनफॉल पैटर्न में चेंज आएंगे। जैसा कि हमने कहा अभी कि बारिश जो है अक्टूबर महीने में हो रही है, जो कि सितंबर में भारत सरकार या मानसून ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहती है कि 15 सितंबर के बाद मानसून रिट्रीट होती है, मानसून वापस जाता है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है पूरे वर्ल्ड को, स्पेशली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा ही हाईली अफेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा कहाँ असर पड़ा, जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो रही है, तो हमारी फाइनली फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होगी और फूड की जो है क्राइसिस होगी। तो सोशल सिक्योरिटी जो है, हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम जब देख रहे हैं इतनी समस्या है तो क्या भारत सरकार कुछ असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर रही है, भारत सरकार क्या कुछ काम कर रही है कि नहीं? तो भारत सरकार ने कुछ काम किया है, असेसमेंट किया है कि 2050 और 2080 तक क्या होगा क्लाइमेट प्रोजेक्शन को लेकर के, अगर हम कुछ करते हैं या कुछ न करते हैं दोनों सिचुएशन में। यानी उन्होंने क्राफ्ट सिमुलेशन मॉडल बनाया है और उसमें उन्होंने ये पाया कि अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, कोई एडाप्शन मेजर नहीं अपनाते हैं, कोई उपाय ही नहीं करते हैं, तो जो रेनफेड राइस यील्ड है जहाँ पर बारिश के ऊपर निर्भरता है पूरे धान की खेती भारत में, वो 20% 2050 तक और 47% 2080 तक घट जाएगा। और वही देखा जाए इरिगेटेड क्षेत्र में देखा जाए तो 3.5% जो है 2050 तक और 5% 2080 तक घट जाएगा। यानी चावल का उत्पादन इतना ड्रास्टिक इफेक्ट डालेगा। गेहूं के उत्पादन में देखा जाए 2050 तक 19.3 रिड्यूस हो जाएगा अगर हम कोई मेजरमेंट नहीं लेते हैं, कोई जो है मेजर उपाय नहीं करते हैं, और 40% 2080 तक रिड्यूस हो जाएगा। खरीफ की जो बात करें तो मेज है, जो मक्के की फसल है वो भी 2050 तक 18, 2080 तक 23% रिड्यूस हो जाएगा। यानी हम हर सिनेरियो में देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए हमें एडिक्वेट एक जो है मेजर अपनाने की आवश्यकता है कि जो हमारी क्रॉप है यील्ड है वो रिड्यूस ना होने पाए और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्वालिटी कम ना होने पाए। क्योंकि अगर हम किसी तरीके से फसल हो भी जाएगा, थोड़ा जो है सिंचाई कर लेंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है क्वालिटी वो घट जाती है। तो जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की संस्था है, इसने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो है क्रॉप फॉरकास्टिंग जो एक फ्रेमवर्क बनाया है। और वहाँ पर एक्चुअल में वो वेदर के गार्डिंग मॉडल एक बना रहे हैं कि जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक पता करेगा, मार्केट की इन्फॉर्मेशन करेगा, किसान एक इन्फॉर्मेशन देगा, और जो रेनफेड फार्मर हैं उनको जो है कुछ डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन करेगा, सहायता करेगा, जो कि फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। इरिगेशन की बात करें तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेजर है। जैसा कि हमने कहा भारत का 60% जो है कृषि उत्पादन वो इरिगेशन फील्ड से ही आता है। अब इरिगेशन में हम देखें तो ये है पूरे जो किसानों की लाइवलीहुड है वही चेंज कर सकता है। और धीरे धीरे अगर हम इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाएंगे तो हमारा जो है लाइवलीहुड की स्टेटस जो है बढ़ेगी, और कंजप्शन और सेलिंग की हाई वैल्यू होगी, न्यूट्रिशन की वैल्यू हाई होगी, तो किसी न किसी तरीके से किसान को फ़ायदा होगा। और न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होने की वजह से हर उपभोक्ता, हर कंज्यूमर को फ़ायदा होगा।
अब जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो सॉइल और वाटर कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है, और उसने जो है एक फिक्सिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल, उसने क्या किया कि जो हम कैनाल नहरें बनाएं, डैम, पोन्ड्स और डाइक्स बनाएं, जिससे कि साथ साथ हम फ्लड को एक फ्लड बैरियर बना सकते हैं। इनके साथ साथ हमारे पास वो दोनों काम हो सकता है। पहली बात, कैनाल जो वाटर के ड्रेन करने में काम आएगा, सिंचाई में काम आएगा। डैम जो है बना देंगे, हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए, साथ ही साथ हम जो बाढ़ का पानी रोक सकते हैं, पोंड की सिंचाई कर सकते हैं, और एक जो है हम बफर जोन बना सकते हैं बारिश के समय, बाढ़ के समय में। डाइक्स का भी यही काम है। इस तरीके से हम देखा जाए फ्लड बैरियर भी बना सकते हैं और हम इरीगेशन भी कर सकते हैं। 2021 में अकेले बात की जाए तो 8.7 मिलियन पीपल जो है पूरे विश्व में 49 कंट्रीज ऐसे हैं जो इस सिस्टम से बेनिफिट पाए हैं। यानी अगर हम कैनाल, डैम, पोन्ड, डाइक्स बनाते हैं तो इस तरीके से देखा गया है कि 8.7 मिलियन 8.7 मिलियन पर जो है पर्सन 49 कंट्री में फ़ायदा पाएँ। IFAD जो है सपोर्ट कर रहा है कि जो इंडियन स्टेट हैं जो मनरेगा के माध्यम से अगर कुछ जो है रेनफेड रीजन में एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसको IFAD भी सपोर्ट करता है। और IFAD ने इंश्योर किया है कि माइक्रो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और इन्वायरमेंट के हिसाब से सोशली सस्टेनेबल हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, और साथ ही साथ किसानों के लिए वो फाइनेंशियली वायबल भी हो। अगर हमारे पास देखा जाए उनके लिए एक अनुप्रयोगिक नहीं रहेगा, अगर उनके पास जो उपयुक्त नहीं सिस्टम बनेगा फाइनेंशियली, जैसा कि हमने कहा 80% छोटे किसान हैं पूरे विश्व में, तो उनके लिए वायबल न होने पर वो एक्चुअल में फेल हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज एडाप्शन की बात अगर हम करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हमें जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन लानी है एग्री फूड सिस्टम में, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जिसमें हम कम से कम पानी प्रयोग करें और वाटर यूज इफ़िशियंसी है उससे हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकें। इसमें देखा जाए जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनके लिए जो है वाटर स्कूल प्रोग्राम चलाया गया है और उसे वो सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में भी फार्मर ने मैनेज किया है, और आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं कुल 638 हैबिटेंट्स ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड वाटर सिस्टम प्रोजेक्ट लगाने से वहां पर ड्राउट प्रोन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सुधार, 7 जिले ऐसे हैं जहां पर सुधार हुआ है, और हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम वहां पर चलाया जा रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो IFAD का जो कोर रीजन है, स्ट्रेटेजिक पोर्शन है, उनका कहना है कि हमें क्लाइमेट चेंज एडाप्शन को अपनाने की ज़रूरत है, वही हमारी रेजिलियंस हो सकता है। अगर देखा जाए, अगर हम सॉइल हेल्थ की बात करें, चाहे वाटर प्रिजर्वेशन की बात करें, उसमें जो भी इन्वेस्ट करेंगे वाटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे, तो वो अगर हम उससे क्या होगा, हमें उसको टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें इंडिजिनस नॉलेज को भी अप्लाई करने की आवश्यकता है। जो वहाँ पर ग्रामीण स्तर पर, लोकल स्तर पर नॉलेज पुराने हैं उन्हें भी अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, और उससे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारी रेजिलियंस बढ़ेगी, और जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो हमारा बढ़ेगा तो वैल्यू चेन बढ़ेगा। IFAD जो है सपोर्ट कर रहा है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, नागालैंड और मिजोरम के किसानों को कि जो क्लाइमेट रेजिलेंट सीड वैरायटी एंड क्रॉप का प्रयोग करें, जैसे कि स्पेशली मिलेट की। यानी अगर हम जो क्रॉप हैं, जो सीड है, अगर वो सीड हमारे वाटर प्रोन रीजन में भी, ड्राउट कंडीशन में भी अडाप्ट कर सकें, कम पानी में काम चला सकें, तो हम ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट करेंगे जो कि क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर हमारा बढ़ेगा और सॉइल के मैनेजमेंट भी होगी, साथ ही साथ हमें जो समस्या है वाटर स्ट्रेस की उससे भी हम बच सकते हैं। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है कोलैबोरेट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के साथ। तो अगर हमें देखा जाए तो किसानों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी कि क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर कैसे किया जाए, उस प्रैक्टिस को सॉइल मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमें इसमें जो छोटे किसान हैं, स्पेशली वीमेंस हैं, उनको भी जो एक सोल्यूशन दिया जाएगा कि जो उनका गोल है कि वो टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर सके। आगे देखा जाए तो हमारे पास स्टेप क्या क्या नीडेड है, तो हमें अगर इस ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को पाना है तो सबसे बड़ी बात है कि हम टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर लें, हम जो क्लाइमेट चेंज की बात कर लें हम, लेकिन यहाँ पर जब पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं होगी तो वहाँ पर एक्चुअल में कोई जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इसलिए हमें पॉलिटिक्स में पॉलिसीज़ को बनाने की आवश्यकता है, उससे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और प्रमोट भी करने की ज़रूरत है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हम
बनाएं, जिससे कि हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और जो क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं उससे हम रेजिलियंस लाकर लोचशीलता है, जिसके शॉक है, उसके झटके हैं, उससे हम बच सके। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम एक सोशल सस्टेनेबल और फाइनेंशियली वायबल इरिगेशन सिस्टम बना सकते हैं और वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिससे हमारा जो क्लाइमेट फुटप्रिंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर वो हमारा जो है कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो बायो हैजार्ड जो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन है, जो कि फर्टिलाइजर से आता है, कीटनाशक पेस्टिसाइड से आते हैं, उन्हें भी हमें देखने की जरूरत है। और यहाँ पर हमें सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर के काम दिशा में भी काम करना है। जो हाउस होल्ड है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। तो यानी सीधे सीधे हम कहें कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है उन्हें हमें अरेंज करने की ज़रूरत है, उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो एक्चुअल बात है, कह रहे हैं कि हम सस्टेनेबल की बात करते हैं, इक्विटेबल वाटर रेगुलेशन जो है इनको मैनेज करने की ज़रूरत है, इसी से जा करके हम एक्सेस कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन फूड एजेंसी जो है ये क्लोजली वर्क कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही साथ 4 राज्यों के साथ भी, और ये जो है सोलर फॉर रेजिलियंस, सिक्योर फिशिंग एंड रिवाइवल ऑफ मिलेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के साथ वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट एंड नुसीबे एनालिसिस। नुसीबे जो है इजराइल के फिलिस्तीन के एक राइटर हैं, उनका व्यू है, जिसे हम लास्ट में देखेंगे उनके एनालिसिस को। अगर देखा जाए जो हमास ने हमला किया, 500 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए, उससे क्या हुआ, इजराइल में बहुत सारे लोग मारे गए, इनोसेंट पर्सन, बच्चे, छोटे बच्चे तक मारे गए, और ये जो है बहुत नृशंस हत्या को श्रेणी में रखा गया है। और यहाँ से हम देखते हैं कि इजराइल ने तुरंत एक वार छेड़ दिया है। लेकिन समस्या ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि जो मोसाद है, इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी, वो फेल हो गई, अमेरिका की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो गई, और ये लोग यहाँ पर हमला करने में सक्षम रहे। अब समस्या ये देखने का है कि यहाँ पर अपनी इज्जत बचाने वाली सिचुएशन आ गई है। इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है और पूरा यूरोप का भी यहाँ पर जो है इज्जत दांव पर लगी हुई है, और यहाँ पर लड़ाई हम देख रहे हैं बहुत भयंकर हो गई है। प्राइमा फेसी अगर देखा जाए, हमास को ये लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया है, और इसमें देखा जाए तो इजराइल ने जो है डिक्लेयर कर दिया वार को, जिससे उसको ऐसा लग रहा है मोरले बूस्ट हुआ है। अगर देखा जाए हमास की जो है जन्म ही इसी वजह से हुआ है कि वहाँ पर जो है इनके बीच विवाद को लेकर के, गाजा स्ट्रिप को लेकर के हुआ था। अब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि इजराइल जो है अपने उस रीजन में, वेस्टर्न एशिया में एक स्ट्रांगेस्ट पावर है, तो उसे जो है हराना तो टफ लग रहा है। लेकिन अगर देखा जाए प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो हमास ने है, उसने इतने ज़्यादा जो है रॉकेट मैनेज कर लिए, ये एक बहुत बड़ी जो है वहाँ पर कैजुअलिटी का कारण बना इजराइल में, और वहाँ के साथ साथ सिक्योरिटी थ्रेट को भी जन्म दे रहा है। अब अगर हम देखें, एक फैक्ट की बात करें, जो फ़लस्तीनियन सिविलियन हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा हत्या हो रही है, लेकिन हमास को इससे कोई चिंता नहीं है। हमास का मानना है कि हम उनसे आगे मार्टियर, उन्हें जो है हम देशभक्त जो है घोषित कर देंगे, उन्हें बलिदानी मान लेंगे कि उन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी वहाँ पर समस्या है, क्योंकि ऐसा एक देश नहीं, दोनों देशों के साथ हो रहा है कि आम नागरिक हैं वो मारे जा रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके चक्कर में, उनके जो है दिखावे के चक्कर में। और प्रेजेंट सिचुएशन तो ऐसी हो गई है कि जो फ़लस्तीन के अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास, हो सकता है रिजाइन भी करना पड़े। और हम देख रहे हैं कि अरब देशों में भी कुछ इस तरह की जो है जुलूस वगैरह आ रहे हैं, बातें सामने आ रही हैं, डिफरेंट कंट्री उसे सपोर्ट भी कर रही हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इजराइल को देखा जाए तो इजराइल ने अपने जो पूरे गोल को मॉडिफाई कर लिया। अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो पूरे हमास को एलिमिनेट करने का एक ऑब्जेक्टिव बना लिया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि क्या इजराइल जो है पूरे एक ऐसा ऑपरेशन चलाएगा जिससे पूरे गाजा स्ट्रिप जो है उसे कब्जा कर ले, तो ऐसा संभव नहीं। इसके लिए उसे हज़ारों सैनिक लगाने पड़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होगी, और दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कौन नुकसान होगा, हु लास्ट इन दिस वार, जो भी लड़ाई होगी सबसे ज़्यादा खोएगा कौन, तो दोनों साइड के जो ऑर्डिनेस इनोसेंट पीपल हैं उन्हीं का लॉस होगा। जो ये ब्लड थ्रस्टीनेस है लीडर्स का दोनों साइड, वो बहुत बड़ा खतरा। ये दो देश नहीं है, दुनिया किसी भी देश में जो लड़ाई होती है उसकी सिचुएशन यही होती है। चूँकि हमास ने एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था, इसलिए भारत सरकार को देखा जाए तो भारत सरकार ने तुरंत इजराइल को सपोर्ट किया था, हमने देखा, और भारत सरकार ने उसे कहा था कि हम उसके साथ हैं, क्योंकि हमास ने जो ब्रूटैलिटी किया है, जो निरहंसता किया है बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्ग, किसी भी के साथ भी, वो जो है एक
पूरी तरीके से निंदनीय है। लेकिन भारत ने भी कहा है कि हम पैलेस्तीन के 2 स्टेट नेशन को सपोर्ट करते हैं। अब देखा जाए तो जो गल्फ़ कंट्री हैं उसमें कुवैत जो है उसे सपोर्ट नहीं करने, जो 1990 के दशक में ऐसा हुआ था, तो कुवैत ने क्या किया, 1 लाख पैलेस्तीनियन को अपने देश से निकाल दिया था, क्योंकि जो ये पैलेस्तीन है उसने इराक को सपोर्ट कर दिया था, क्योंकि इराक ने कुवैत पर 1990 में हमला किया था। तो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि अरब वर्ल्ड जो है नेगोशिएशन कर रहे हैं इजराइल के साथ, वो जो है अपने साथ जो रिश्ते सही करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत टफ सिचुएशन है। अब माना जा रहा है कि ईरान ही इस युद्ध के पीछे है जिसने इसे कराया है। तो ये जो राइटर हैं, अगर देखा जाए, उन्होंने एक व्यक्ति का उल्लेख किया है यहाँ पर कि जो सारी नुसीवे ये पैलेस्तीन के इमिनेंट राइटर हैं, और उन्होंने यहाँ पर अपना एक व्यू दिया है कि वो एक कि किस तरीके से हमारे पास इस पैलेस्तीन का वार जो है, इजराइल का वार है, क्या चीज़ें सामने आने वाली हैं, कि वो एक गांधीयन फिलासफी को मानने वाले व्यक्ति हैं। इसमें जो है हम इंडिकेट वो करते हैं कि जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं एक्चुअल में पीपल्स का नुकसान हो रहा है, और प्राइमरी ड्यूटी जो है स्टेट की होती है कि अपने सिटीजन की, अपने नागरिकों की रक्षा करे और उनको जो है डेवलपमेंट, उनकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाए, उनकी फैमिली एंजॉयमेंट को बढ़ाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हर नेशन, जैसे भारत के साथ पाकिस्तान का टेंशन है, चाइना का है, फिर यूक्रेन रसिया लड़ रहे हैं, अजरबैजान अर्मेनिया लड़ रहे हैं, अब इस समय जो इजराइल पैलेस्तीन लड़ रहे हैं। इस तरह दुनिया के डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रीजन आपस में लड़ते रहते हैं। और पैट्रियोटिक फर्वर की बात करते हैं कि जो है एक हम बात करते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, और उसी के चक्कर में जनता मारी जाती है, नेता तो उसके बच्चे कभी युद्ध में सम्मिलित ही नहीं होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान का भी मामला देखा जाए तो भारत और जो पाकिस्तान है, कश्मीर न तो भारत पूरी, इस आर्टिकल में कहा गया है कि पूरी पीओके को भारत कभी न ले पाएगा और न पाकिस्तान कश्मीर वैली को ले पाएगा, लेकिन लड़ाई चलती रहेगी। इसी तरीके से इजराइल न तो कभी गाजा पट्टी को ले पाएगा, न हमास को ख़त्म कर सकता है, और न हमास जो है इजराइल को एलिमिनेट कर सकता है, क्योंकि हमास एक संस्था है, उसे ख़त्म करना टफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ जो है लड़ाई चलती रहेगी, डेवलपमेंट होगा नहीं, और हर तरीके से देखा जाए तो एक इमोरल अनएथिकल प्रैक्टिस होगी और सिटीजन जो है एक मौत के मुंह में लगातार जाते रहेंगे। ऑन द कश्मीर इशू को जैसे हमने कहा कि ऐसा ही विचार है कि एक जो है हमें मिडिल पाथ बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि भारत पाकिस्तान का मामला, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन भारत और कश्मीर के बीच हुआ था, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है छोटे वाले में, ओलंपियन हाइट्स, इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ होस्टिंग द ओलंपियाड। भारत सरकार ने 2036 के ओलंपिक को अपने यहाँ आयोजन करने के लिए, आयोजन करने के लिए बात कही है कि हम इसे आयोजित करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम ओलंपिक कराते हैं, कॉमनवेल्थ कराते हैं, एशियन गेम कराते हैं, या किसी फीफा वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड कप क्रिकेट का होता है, चाहे किसी भी गेम का होता है, तो एक्चुअल हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो स्पोर्टिंग कल्चर है उसे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है, और सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट जो है वहाँ से जो लोग आते हैं कुछ सीख करके जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो गेम जो है एक हमारे पास सॉफ्ट पावर का मीडियम है, और साथ साथ देखा जाए तो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो है इस समय उसे बूस्ट करने में भी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी देश में बहुत बड़े इवेंट का आयोजन हो रहा है तो माना जाता है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है उस जो है सक्सेसफुल रही है। वर्ल्ड वार के बाद देखा गया है कि ये चीज़ें यूरोप में, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राज़ील का 2010 का जो आयोजन है उसमें एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि उनकी एक्चुअल में पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बढ़ी है। तो भारत सरकार भी चाहती है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके सेशन जो मुंबई में हुए हैं वहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम चाहते हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कि हम 2036 का जो ओलंपिक है उसे हम आयोजित करना चाहते हैं। उससे पहले उन्होंने कहा कि हम यूथ ओलंपिक को भी आयोजन करना चाहते हैं, जिससे एक प्रीकर्सर को मिले, एक क्लियर सिग्नल मिल जाए कि हाँ हम आयोजन कर सकते हैं। लेकिन जो 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें धांधली हुई थी, उससे हमें अपने आप को उबारना भी होगा कि जो धांधली की प्रक्रिया जो हुई थी उससे हमें अपनी छवि को सुधारने को होगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमें जो होस्ट सिटी है 2036 के लिए उसे हमें रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि देखा जाए फंड की कमी से ऑस्ट्रेलिया जो अमीर कंट्री है उसने 2032 में होने वाले खेल के लिए
जो कॉमनवेल्थ है उसने उसके लिए मना कर दिया ब्रिस्बेन ने, और 2032 एडिशन उसी के पास हम 2036 की बात कर रहे हैं। 2032 का जो ब्रिस्बेन है उसको सिलेक्ट किया गया है, जो 2021 में सिलेक्ट किया गया था। यानी ऑस्ट्रेलिया को ये मिल चुका है 2032 का, लेकिन आगे देखा जाए 2036 का हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि भारत सरकार ने जो है G20 की मीटिंग कराया, इससे जो है इंडिया का जो लीडरशिप है वो बढ़ी। हम परमानेंट जो है मेंबरशिप की बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इससे क्या है, इसके साथ हमने G20 प्रेसिडेंसी को किया, इससे हमारी पावर तो बढ़ रही है। इससे अगर पावर को और बढ़ाना है तो ओलंपिक को होस्ट करना एक जो है सही कदम है। लेकिन हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट में हम ये काम कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन हाँ, जैसा अभी देखा एशिया गेम में 107 मेडल भारत लाया, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जो है गोल्ड मेडल लाया बीजिंग ओलंपिक में। फिर हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। तो अगर हम जो है बात करें 2024 की, तो जो हमारे पास मेडल है 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस में होने वाला है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मेडल की काउंटिंग है वो बढ़े। लेकिन कास्ट की बात देखें तो रियो 2016 में, टोक्यो 2020 में जो भारत सरकार ने खर्चा किया है, टोक्यो में 15.4 बिलियन 15.4 बिलियन $US खर्च किए गए, जो कि अनुमान इनिशियल जो इस्टीमेट्स है उसका दुगुना हो गया। और इसी चक्कर में देखा गया तो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम है, ऑस्ट्रेलिया का जो स्टेट ऑफ विक्टोरिया उसने मना कर दिया। इसके साथ ही साथ 2030 में होने वाला जो कनाडा में होना, कैनेडियन प्रोविंस अल्बर्टा में होने वाला था उसने, यानी 2030 का कॉमनवेल्थ गेम जिसको मिला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को, ये दोनों देश मना कर दिए क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो 2000 जो है हम देख रहे हैं 2036 में अगर हम अपनाना चाहते हैं तो ये एक हमारे पास जो हमारे भारत में एक अनइक्वल सोसाइटी है उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और पॉपुलिस्ट यूफेमेरिया के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ओलंपिक को देखा जाए, अगर हम इसे वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन के रूप में देख रहे हैं अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए, तो ये हमारे इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल रियलिटी को भी ध्यान रखना चाहिए। और भारत जो है अगर अपने एस्पिरेशन को बढ़ाना चाहता है तो हमें यहाँ पर इसकी जो हमारे देश की सोशल इशू है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। हाँ, खैर ये बात हमें कही जाती है जब हमारा चंद्रयान सफल होता है या कोई भी इसरो का मिशन सफल होता है, सही है, लेकिन सॉफ्ट पावर बढ़ाना सही है। बस ये है कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में भ्रष्टाचार हुआ वो न होने पाए, अदरवाइज अन्य सभी मामलों में ये इफ वर्ड के साथ पॉजिटिव ही एक दिशा में काम करेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।